धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदन में पेश बजट आम जनता का बजट है। ये बजट किसी के मन की बात नहीं है। काबिल मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किसानों के दर्द को समझा, युवाओं के जज्बे को समझा और कर्मचारियों के मर्म को समझा सभापति महोदय। और ये बजट वर्क और हेल्थ पर आधारित बजट है। ये जुमलों के व्यापार का बजट नहीं है सभापति महोदय। ये डबल इंजन का सरकार का भी बजट नहीं है। ये बजट किसान पुत्र द्वारा किसान हृदय सम्राट के लिए युवा के पिता के रूप में प्रस्तुत किया हुआ बजट है। अच्छे दिनों का बजट भी इसे नहीं कह सकते, ये जादूगर का ज़मीनी बजट कहा जाएगा। मेरा इस बात में पूर्ण विश्वास है सभापति महोदय कि इस बजट से हर वर्ग का हैप्पी इंडेक्स बढ़ा है। जब हम राज्य सरकार के बजट की बात करते हैं सभापति महोदय, तो हमें केंद्र बजट को भी ध्यान में रखना होता है। मैं इस सदन में कहना चाहूँगी कि 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट के समय आम जनता, इस देश की जनता उस केंद्र बजट से कुछ शब्दों की आशा कर रही थी। वो बड़ी उत्कंठ थी ये शब्द सुनने के लिए, और वो शब्द थे बेरोजगारी, गरीबी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, किसान, महिला और युवा। 90 मिनट के भाषण के अंदर केंद्र सरकार के अंदर इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ सभापति महोदय, और शब्दों का प्रयोग हुआ स्मार्ट सिटी, डिजिटल, ग्रीन, क्लाइमेट, आत्मनिर्भर, मेड इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स रेवेन्यू, ग्रीन फ्यूल। लेकिन राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट के अंदर किसान को केंद्र बनाया, किसान हितैषी बजट लेकर आए, बेरोजगारों की बात करी, युवाओं की बात करी, चिकित्सा की बात करी, शिक्षा की बात करी और महिला के शब्द का इस्तेमाल किया। सभापति महोदय, 2015 के अंदर तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था कि देश 2022 के अंदर आज़ादी का 75वां वर्ष पूर्ण रूप से अमृत महोत्सव के रूप में मनाएगा। और उन्होंने ये भी वादा किया था देश की जनता से और देश के किसानों से कि 2022 के अंदर उनकी आय दुगनी हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी 2022 का केंद्र का बजट हमने देखा और कहीं पर भी 2022 की बात नहीं हुई सभापति महोदय। सीधा 25 साल के ऊपर बजट चला गया। अमृत महोत्सव का जो जश्न मनाना था 75वें वर्ष के अंदर, वो चला गया अगले 25 सालों के अंदर। किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई सभापति महोदय, लेकिन किसान की लागत दुगनी हो गई। यूरिया के ऊपर सब्सिडी कम करने का काम केंद्र की सरकार ने करा। मैं आज इस सदन में बताना चाहूंगी कि अमृतकाल की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री। ये कैसा अमृतकाल है? लोग बेहाल हैं और मित्र मालामाल हैं। सभापति महोदय, देश के करीब 20% परिवारों की आय 53% की कमी आई है और देश के 20% लोगों की, अमीर लोगों की वार्षिक आय के अंदर 49% की वृद्धि हुई है। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप केंद्र के लिए नहीं बोले, आप उनके अंश और अनुदान पर निर्भर हैं। मैं कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार अगर राज्यों को बजट देती है, अंश और अनुदान देती है, तो वो राज्य सरकारों का हक है, कोई भीख नहीं दे रही है। और उसके अंदर भी जो उनका हक है, जो उनका परसेंटेज है, उसमें भी डाका डालने का काम केंद्र सरकार कर रही है। सभापति महोदय, केंद्र सरकार का बजट इतना प्रगतिशील और इतना स्वदेशी था कि मध्यम वर्ग के लोगों को
मोटरसाइकिल पर भी पैडल मारना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छा बजट पेश करा। ये बजट युग बनाने वाला बजट के रूप में याद करा जाएगा। और मैं कहना चाहूँगी सभापति महोदय कि हमारे राजनीतिक मूल्यों में बहुत गिरावट आ रही है। इतनी गिरावट कि गलत काम करने के लिए किसी साहस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक अच्छा काम करने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत पड़ती है। और इस रूप के अंदर राजस्थान का 2022-23 का बजट हमेशा याद करा जाएगा अपनी सकारात्मक सोच के लिए और साहसिक कदम के लिए। जब राजस्थान के बजट की बात होती है तो कुछ बिंदुओं पे मैं बात करना चाहूँगी सभापति महोदय, जो मुख्य रूप से इस बजट को और अहम बनाते हैं, लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं। और जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बजट पढ़ रहे थे और जब उनका बजट ख़त्म हुआ तो एक राजस्थान के अंदर एक खुशी का माहौल था। हर दफ्तर के अंदर पटाखे चल रहे थे, लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं था। और उसका सबसे बड़ा कारण है सभापति महोदय कि पुरानी पेंशन योजना को अपनाकर उन्होंने लाखों कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे की लाठी देने का काम करा है। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जिसने ये काम करा, जिसने ये योजना लागू करने का साहसिक कदम उठाया। 2023 के अंदर 2003 के अंदर दिसंबर के अंदर एनडीए की सरकार थी और वो ये फैसला उन्होंने अपने सरकार में करा कि उनके जो कर्मचारी है उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाए। और उन्होंने राज्यों पर छोड़ा कि ये आप पर है कि आप इन पेंशन की योजना को लागू करते हैं या नहीं करते, आप इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं। राजस्थान के अंदर उस समय बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने भी पेंशन योजना को बंद करने का काम करा। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का ये निर्णय अभूतपूर्व रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान की धरती से देश को एक नई राह दिखाई है। और मैं समझती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही देश के अलग अलग राज्यों के अंदर राजकर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, मैं आपको अवगत करा दूँ, आप भी झुंझुनू से आते हैं। जिस जिले से आते हैं हम, वो एक सैनिक जिला है और जिले के हर गांव और हर ढाणी के अंदर देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुतियां दी गई और हर गांव के अंदर और हर ढाणी के अंदर शहादत देने वाले वीरों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, इन प्रतिमाओं में हमारे अर्धसैनिक भी शामिल हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो। इनके भी पेंशन रोकने का काम तत्कालीन एनडीए की बीजेपी की सरकार ने किया था। दूसरा जो बजट का सबसे बड़ा पहलू है सभापति महोदय, वो स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य के अभी माननीय चोमू से आने वाले सदस्य बोल रहे थे कि बीजेपी की सरकार की योजनाओं को बंद करा। मैं बताना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार लेकर आए, 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा की उन्होंने घोषणा करी, उसको बढ़ाकर 10 लाख स्वास्थ्य बीमा की उन्होंने घोषणा करी है, बढ़ा के 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा करा जाएगा। और ये सबसे बड़ा कमज़ोर वर्ग जो है समाज का, उसको राहत देने का काम करा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री महोदय ने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी लागू करी और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हमारे जो गरीब लोग हैं, समाज के पिछड़ा व्यक्ति है जो अंतिम छोर पर बैठा है, उसको इसका लाभ मिलेगा। मैं इस मंच से कहना चाहूँगी सभापति महोदय
कि स्वास्थ्य राजस्थान और खुशहाल राजस्थान का जो सपना 2011 में हमने देखा था, निःशुल्क दवा वितरण हो, चाहे जांच योजना हो निःशुल्क, चाहे स्वास्थ्य बीमा के रूप में, वो प्रदेशवासियों तक पहुंचा। आप सभी जानते हैं, यहाँ बैठे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो प्रतिपक्ष हो, कि केंद्र की आयुष्मान योजना जिसका जिक्र बार बार चौमू से आने वाले सदस्य कर रहे थे, उसके अंदर कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है, कृपया करके ये वो बताते तो ज़्यादा अच्छा लगता। सभापति महोदय, शिक्षा और रोजगार की बात करी। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सी घोषणाएं करी हैं, और जब मैं चेहरा देख रही थी और मैं अपने बजट पे जो बहस हो रही थी तो प्रतिपक्ष के भी विचार मैंने सुने। बजट में बोलने के उनके पास कुछ नहीं है। कल जो माननीय सदस्य बोले वो पिछले 5 साल का हिसाब लेकर आ रहे हैं। वैसे इनकी पार्टी 70 साल का हिसाब मांगने में बहुत माहिर है, और वो पन्ने पलट पलट के कि ये घोषणा हुई थी, ये घोषणा हुई, धरातल पे नहीं उतरी। मैं बताना चाहूँगी सभापति महोदय, 90% से ज़्यादा पिछले बजट की घोषणाएं धरातल पर उतर गई है, मूर्त रूप ले लिया है। ये कमी इन लोगों की है जब ये बात करते हैं कि 10 हैंडपंप या 10 ट्यूबवेल और 40 हैंडपंप लगे या नहीं लगे। ये जनप्रतिनिधि पे डिपेंड करता है कि वो जो बजट के अंदर घोषणा हुई है उनको वो अपने क्षेत्र के अंदर कितना लागू करवा पाता है। आप ये सोचो कि बजट की घोषणा हो गई और घर बैठे आपके पास थाली आ जाएगी, ये तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र मंडावा की बात करूंगी। पिछले बजट के अंदर जो भी घोषणा हुई, चाहे वो तहसील की घोषणा हो, चाहे वो कृषि महाविद्यालय की घोषणा हो, चाहे वो ट्यूबवेल की घोषणा हो, चाहे वो मिसिंग लिंक्स की घोषणा हो, वो सारी की सारी धरातल पे है। कृषि महाविद्यालय चालू हो गया, लड़कियों का बच्चों का एडमिशन हो गया, कन्या महाविद्यालय चल रहा है, मिसिंग लिंक्स का काम चल रहा है, तहसील बन गई है, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन हमें तो बुराई करने की आदत है, कहीं ना कोई मीन में एक निकालने की बात आती है, इसलिए हम लोग इस तरीके की बात करते हैं। एक जो सबसे बड़ी घोषणा सभापति महोदय, 2 मिनट में समाप्त करें प्लीज। मैं 5 मिनट लूंगी सभापति महोदय, आप मुझे समय दें। संविदा कर्मियों के मानदेय को 20% बढ़ाने की जो घोषणा है वो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन मैं इस सदन में हमारे मुख्यमंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगी कि उनका नियमितीकरण भी करने के ऊपर विचार करें, क्योंकि बहुत संख्या के अंदर ये संविदा कर्मी हैं और हम लोगों को समय समय पर इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग करा है। इसके अंदर इनका जो स्थायीकरण की इनकी जो मांग है वो वाजिब मांग है। इसके ऊपर भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर विचार करें। अंत में मैं अपने बजट भाषण को समाप्त करने से पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी सभापति महोदय। संज्ञा भी नहीं देनी आई तुझको, संज्ञा भी नहीं देनी आई तुझको, तेरा दिमाग था खाली, वो किसी के दिल की मलिका बन गई और तू कहता रहा दुल्हन काली। जब जनता ने खुशी मनाई है, जब जनता ने खुशी मनाई है, भाजपा तेरी आंख क्यों पथराई है, सुनकर पुरानी पेंशन की बहाली, उड़ गई तेरे होठों की लाली, उड़ गई तेरे होठों की लाली, वो किसी दिल की मलिका बन गई और तू कहता रहा दुल्हन काली। बहाली क्या करती पुरानी पेंशन, बहाली क्या करती पुरानी पेंशन, गहलोत जी ने दे दी भाजपा को टेंशन, गहलोत जी ने दे दी भाजपा को टेंशन। बुढ़ापे की थी जो रात काली, बुढ़ापे की थी जो रात काली, उसको भी कर दी गहलोत जी ने दिवाली, गहलोत जी ने दिवाली, वो किसी के दिल की मलिका बन गई और तू कहता रहा दुल्हन काली, दुल्हन काली। धन्यवाद। थैंक यू।